नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपाली हैं, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने 45,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाएं शुरू करने के साथ आतंकवाद पर पाकिस्तान को लगाई लताड़। कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी नहीं हुआ खत्म। कानपुरिया अंदाज में दुश्मन को हौंकने की दी चेतावनी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से आतंक के आकाओं को फिर ललकारा। कहा, आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो उसे बिल से खींचकर कुचल देंगे। भारत किसी भी आतंकी हमले का कठोरता से देगा जवाब। गृह मंत्री अमित शाह की पुंछ में पाकिस्तान को दो टूक। गोलीबारी से प्रभावित लोगों से भी मिले, पीड़ित परिवारों को सौंपे नियुक्ति पत्र। समुद्र में तैनात आईएनएस विक्रांत से गरजे राजनाथ सिंह। कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी नहीं हुआ खत्म। अगर पाकिस्तान ने फिर की हिमाकत तो भारत का जवाब और भी होगा कठोर। एक ही शिफ्ट में होगी नीट पीजी 2025 परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। कहा, एनबीई के पास परीक्षा को एक शिफ्ट में कराने की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त वक्त। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने कानपुर में 45,600 करोड़ रुपए की 15 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें मेट्रो पनकी, जवाहर खुर्जी, घाटमपुर विद्युत परियोजना का लोकार्पण शामिल रहा। वहीं बिठूर क्षेत्र में अग्निशमन केंद्र का भी आवासीय परिसर, यमुना एक्सप्रेस क्षेत्र में सब स्टेशन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री ने नयागंज से कानपुर सेंट्रल के बीच चलने वाली मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। और वहीं प्रधानमंत्री ने आयुष्मान वय वंदन योजना के लाभार्थियों को कार्ड भी वितरित किए। साथ ही ग्रामीण आजीविका मिशन के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। और वहीं इस अवसर पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहनों बेटियों का आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में देखा जा सकता है। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी का भी जिक्र किया और कहा कि वे बर्बरता का शिकार हुए। पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुरिया शैली में पाकिस्तान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट का खेला नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन कहीं भी हो, हौंक दिया जाएगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर
ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो भौंक दिया जाएगा। और कानपुर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे के दौरान कराकट में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने लगभग 50,000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल और रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं, जो बिहार के समग्र विकास और क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में ही 24 अप्रैल को आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का जो वायदा किया था, उसकी यादों को ताज़ा किया। उन्होंने कहा कि आज जब वे बिहार आए हैं तो अपना वचन पूरा करने के बाद आए हैं। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। और इस बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आई है जीडीपी के आंकड़ों को लेकर। ऐसे में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किए हैं जीडीपी के आंकड़े। भारत की जीडीपी में मजबूती बरकरार है, इस वक्त की ये बड़ी खबर। वित्त वर्ष 2024 से 25 की जीडीपी दर 6.5% रही। जनवरी मार्च तिमाही में 7.4% की तेज ग्रोथ देखने को मिली और स्थिर कीमतों पर जारी हुआ अनुमानित डेटा आर्थिक गतिविधियों में व्यापक सुधार के संकेत नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां जो जीडीपी की जो मजबूती है वो लगातार बरकरार देखने को मिल रही है। ऐसे में काफ़ी अच्छे आंकड़े लगातार पेश होते हुए नजर आए हैं और जिस तरह से जो भारत का ग्रोथ इंजन है वो बढ़ता हुआ नजर आया है और इसीलिए जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण इस वक्त नजर आ रहे हैं। अजय मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, साफ तौर पर जिस तरह से हमने देखा, लगातार जिस बात का अनुमान पहले भी लगाया जा रहा था वही अनुमान अब भी साफ तौर पर देखा गया है और वही कुछ ना कुछ जो आंकड़े हैं वो लगातार निकलते हुए सामने आ रहे हैं। क्या ताज़ा अपडेट और जानकारी? देखिए गौरव, ये जो आंकड़े हैं, पहले तो चौथी तिमाही के आंकड़े जो हैं वो जारी किए गए हैं और चूंकि चौथी तिमाही के आंकड़े आज सार्वजनिक हो गए तो हमारे पास पिछले साल के चारों तिमाही के आंकड़े अब इस वक्त मौजूद हैं और उसके आधार पर दो बड़े ही महत्वपूर्ण डेटा आज हमें देखने को मिले हैं। अगर हम चौथी तिमाही की बात करें, जो कि जनवरी से मार्च की तिमाही होती है, जनवरी से मार्च 2025 के बीच में जो चौथी तिमाही है 2024-25 की, उसमें 7.4% की ग्रोथ रेट दर्ज की गई है। 7.4% की ग्रोथ रेट बहुत ही जबरदस्त कही जा सकती है। आप समझिए
कि पूरी दुनिया में सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था भारत पिछले 3 सालों से बना हुआ है और उसी को बरकरार रखते हुए पूरे साल में 6.5% जो आपने बताया 6.5% और Q4 यानी मार्च की जो तिमाही है जनवरी से मार्च के बीच में 7.4% का एक जबरदस्त उत्साह देखा गया। उसकी जो वजह है गौरव वो है कि जो प्राइमरी सेक्टर हमारा है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखी गई है। पिछले साल हम देखें तो उसमें 2.7% की ग्रोथ थी, जबकि इस साल 4.4% की ग्रोथ देखी गई है। तो पूरे सेक्टर में अगर हम देखें तो 5% की ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर जिसको आप कहते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी, जिसको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा लोग जिस पर निर्भर हैं पूरी इकोनॉमी में, वो 5% की ग्रोथ रेट से बढ़ा है। इसी तरह से जो कंस्ट्रक्शन और जो सेवाएं हैं, हमारी जो सर्विसेज हैं, वो 7%, 8%, 9% अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में 7% प्लस है, आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और दूसरे जो सेवाएं हैं उसमें 9% प्लस है और कंस्ट्रक्शन में 9.4% है। तो ये जो सर्विसेज हैं और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, बिल्कुल उसमें पूरे देश के जो जीडीपी योगदान, जीडीपी विकास है उसमें जबरदस्त। बिल्कुल एग्रीकल्चर पर जैसा कि अजय हमने देखा था कि लगातार सरकार का फोकस रहा है और ये फोकस हर बार देखने को मिला है। हमने देखा कि बीते दिनों लगातार जो कैबिनेट की बैठकें हुई उसमें जो अहम फैसले थे उसमें से एक फैसला हमेशा से एग्रीकल्चर को लेकर था। तो क्या ये एक मजबूत कड़ी थी जिसकी वजह से ये आंकड़े सामने आए हैं? तो सरकार का जो फोकस है गौरव, वो मतलब एक तरफ तो वो सप्लाई साइड को स्ट्रांग करने पर फोकस रहा है, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना, जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसकी मुहैया, उसकी जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करना, गरीबों को जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनको समय पर पहुंचाना। ये जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक पूरा फोकस रहा है, जिसमें हमने डिमांड साइड को भी एड्रेस किया है और कंजम्पशन साइड को भी एड्रेस किया है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। जो सरकार का जो खर्चा है, जिसको आप पब्लिक एक्सपेंडिचर के तौर पर देखते हैं, उसमें भी काफी बढ़ोतरी। आपको याद होगा कि इस साल के बजट में 11.21 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उससे पहले वो 11,11,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर था। उसने पूरे अर्थव्यवस्था में जो विश्वास है निवेशकों का वो बनाए रखा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एग्रीकल्चर जो पिछले साल केवल 0.8% की ग्रोथ रेट पर Q4 में देखा गया था, वो इस बार Q4 में 5% प्लस ग्रो किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ रहा है, और जो हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, जो कि सरकार का खर्च होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। और इसीलिए आपको दिखाई दे रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च बढ़ रहा है वही ट्रांसलेट हो रहा है आपके ग्रोथ नंबर में। ऐसे में अजय साफ तौर पर ये तो नजर आया ही, लेकिन इसके अलावा भी अगर बात करें तो सप्लाई चेन भी एक बहुत मजबूत कड़ी के तौर पर यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि उसकी वजह से भी इसमें काफी ग्रोथ नजर आई है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो हमारा फोकस है सप्लाई साइड जो कंस्ट्रेंट्स हमने देखा कोविड के दौरान, उसको एड्रेस करने पर आया है। और जिन चीजों का हम प्रोडक्शन नहीं करते हैं, हमने कोशिश की है कि PLI के जरिए उन 13-14 सेक्टर्स को फोकस किया जाए जिसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाए और हमारे इंपोर्ट्स को कट किया जाए। हमारे एक्सपोर्ट्स भी काफी बेहतर कर रहे हैं। हमारे जो FDI नंबर्स हैं, $81 बिलियन का, वो भी इसी हफ्ते जारी किए गए हैं। ये जो सारी और सबसे बड़ी बात है गौरव की, जो इन्फ्लेशन है वो अंडर कंट्रोल है। तो RBI को मैंडेट जो दिया गया कि आपको 4% प्लस माइनस 2% के रेंज में इन्फ्लेशन को रखना है, और उसमें जो कामयाबी देखी गई है वो इसी वजह से देखी गई है कि जो सप्लाई है एग्रीकल्चर गुड्स की, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की, उसने कीमतों को बढ़ने नहीं दिया है। तो उसका काबू में रहना और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होना, ये दोनों एक तरह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चार चांद लगाते हैं। निश्चित तौर पर अजय, और साफ तौर पर ये नजर आ रहा है, इसीलिए ये आंकड़े लगातार निकलते हुए सामने आए हैं जो बेहतर तस्वीर भारत की को उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अन्य खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होता है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज गृह मंत्री ने पुंछ में सीमा पार से गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार को रोजगार नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर गृह मंत्री ने सरकार की संवेदनशीलता और समर्थन का आश्वासन दिया। इस मौके पर गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पाकिस्तान ने जो किया वो घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा। गृह मंत्री ने इस अवसर पर विशेष मुआवजे की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मुआवजा और सरकारी नौकरी से परिजनों के जीवन में जो क्षति हुई इसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये इस बात का प्रतीक है कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार उनके साथ हैं। पुंछ में कई लोगों के घरों की क्षति हुई है, कई व्यापारी स्थानों की क्षति हुई है। एलजी साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने नॉर्म्स के हिसाब से सहायता कर दी, परंतु व्यापारी स्थानों और रिहायशी इलाकों में जो क्षति हुई है, आने वाले कुछ ही दिनों में भारत सरकार भी इसके लिए एक पैकेज लेकर आएगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने पुंछ में गीता भवन मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्थानीय बच्चों से भी मुलाकात की और पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से गोलीबारी के कारण मंदिर को हुए नुकसान का निरीक्षण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के पुंछ दौरे पर हैं और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने पुंछ में पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से की जा रही गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री के पुंछ दौरे पर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने संतोष जताया है। स्थानीय निवासियों ने कहा है कि गृह मंत्री के दौरे से यहां लोगों में खुशी है और हम सब सुबह से ही उनकी एक झलक पाने का इंतजार कर रहे थे। हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। हमने उन्हें बताया कि शेलिंग में किस किस का नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। यहाँ की जो लोग हैं वो बहुत डर भी गए थे क्योंकि अचानक से जो पाकिस्तान ने जो कायरों वाली जो उनकी हरकत जो थी यहाँ पे, उसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। कई लोगों की जान भी गई है। अब हम उम्मीद करते हैं हमारे ऑनरेबल सर से कि वो हमारी तरफ भी देखेंगे। गृह मंत्री साहब हमारे पुंछ में पहुंचे, पहली बार आए। उन्होंने जो लोगों को दर्द दुख वाले लोगों को बांटा और कहा कि भाई ये ऐसी सिस्टम जो जंग जो होती है इसमें कहीं पर हो जाता है, इधर का उधर हो सकता है, पर जो पाकिस्तान की कायराना हरकत से यहाँ पर सिविलियन को हिट किया गया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और अमित शाह साहब ने निंदा की और उन्होंने ये भी कहा कि यह संदूर ऑपरेशन जो है अब ये स्थगित किया गया है। और वहीं इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार गोलाबारी से प्रभावित गुरुद्वारा सिंह साहिब का दौरा किया और मत्था टेका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर सवार होकर भारत की बढ़ती समुद्री क्षमताओं को उजागर किया। INS विक्रांत का वर्तमान में अरब सागर में तैनात है और ये दौरा भारतीय नौसेना के रणनीतिक कैरियर बैटल ग्रुप INS विक्रांत के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निर्णायक भूमिका निभाने के हफ्तों बाद हुआ है। अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने मिशन के परिचालन परिणामों की समीक्षा की और तैनाती का हिस्सा रहे नौसेना कर्मियों से बातचीत की। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सेना ने न केवल आतंकवादियों को बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अब सहन नहीं करता, भारत अब सीधा जवाब देता है। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया
तो हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की, मैं मानता हूं वह अपने में अद्भुत था, वह बेमिसाल था। उसने न केवल आतंकवादियों की बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है। भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है। जब कुछ ही समय में हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया, हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगाने लगा था। और वहीं CII बिजनेस समिट 2025 को संबोधित करते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोविड-19 के बाद दुनिया भर की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, लेकिन उसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने अपनी तेज रफ्तार को बरकरार रखा और 6 से 7% की दर से विकास किया। कोविड क्राइसिस के बाद दुनिया की इकोनॉमी हमने देखा, डेवलप्ड कंट्री 4%, अमेरिका 4%, चाइना बिलो 4, अमेरिका 2, यूरोप 1-2, इकोनॉमिक ग्रोथ वहां जाके रुका है। ऐसी स्थिति में हमारी इकोनॉमी 6 to 7% ग्रो कर रही है। 6 to 7% रेट से ग्रो करना यानी कि संपत्ति का सर्जन हो रहा है प्रतिवर्ष। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देश में कैसे हुआ, कितना हुआ, उसके पार रिजर्व बैंक डेटा रिलीज करती है। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले एक दशक में 17 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भारत में अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन हुई, यानी कि लोगों को जॉब मिली। और वहीं केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने CII बिजनेस समिट 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराएं हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इनके जरिए हम वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत बनाने में सांस्कृतिक आदान प्रदान, पर्यटन और ज्ञान विज्ञान को अहम कड़ी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच अब केवल घरेलू नहीं बल्कि वैश्विक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बदलते दौर के साथ भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की ताकत भी बढ़ती जा रही है। भारत से निकली हुई चीजों के प्रति पूरी दुनिया में एक आकर्षण बढ़ गया। योग दिवस आने वाला है, पूरी दुनिया योग दिवस सेलिब्रेट करती है। आयुर्वेद के सिद्धांत, इन सब की चर्चा जो है वर्षों से कर रहे थे हमारे देश में, लेकिन भारत की स्थिति परिस्थिति बदली, इसलिए आयुर्वेद की स्वीकार्यता पूरे विश्व भर में बदल गई। आज भारत के जो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन थी, इसकी बात पूरी दुनिया करने लगी। हमारे यहाँ से निकले हुए हर ज्ञान विज्ञान को अब पूरे विश्व के पटल पर पहचान मिलने लगी है। ये इसलिए ये हमारे लिए इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी का द्वार खोलती है। मैं ये मानता हूँ कि जैसे जैसे भारत की परिस्थितियां बदल रही है, उसके साथ साथ में भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की ताकत भी बढ़ती जा रही है। और वहीं सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का एक दल JDU सांसद संजय झा के नेतृत्व में इंडोनेशिया के जकार्ता दौरे पर है। इस दौरान संजय झा ने गांधी मेमोरियल इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा संजय झा ने गांधी मेमोरियल इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल में गांधी सेवा लोका के अधिकारियों से मुलाकात की। भाजपा सांसद रविशंकर के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने क्रिश्चियन फ्रिस बाक और डेनमार्क की सांसद ट्राइन पर्टो माच से मुलाकात की और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ डेनमार्क की एकजुटता सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता का शत्रु है और दुनिया के देश इसके हर रूप और प्रकार को नकार रहे हैं। DMK सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल लातविया के साइमा में लातविया के प्रतिनिधिमंडल से मिला। विदेश मामलों की समिति के अध्यक्षों और भारत के सांसदों के मैत्री समूह के साथ संयुक्त बैठक की। लातविया की ओर से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लातविया की संसद में विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ने किया।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर खुशी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली सरकार जनता के अधिकार देने के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। वहीं निश्चित रूप से विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली आगे बढ़ेगी और तरक्की करेगी। जो दिल्ली के अधिकार हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार है, उनको देने की दिशा में दिल्ली की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही है और निश्चित रूप में विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली आगे बढ़ेगी और तरक्की करेगी। नीट पीजी 2025 परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को 2 शिफ्ट की बजाय 1 शिफ्ट में कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनबीई यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की इस दलील से संतुष्ट नहीं है कि मौजूदा टेक्नोलॉजी के दौर में 1 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने के लिए वो पर्याप्त सेंटर नहीं खोज सकती। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा 15 जून को है और अभी भी एनबीई के पास इस परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ 1 शिफ्ट में कराने के लिए जरूरी इंतजाम करने के लिए पर्याप्त वक्त है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।